हो चुका रण का आगाज, है युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका जंग है जारी। दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल धुरंधर परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धुरंधर का अर्थ होता है धुआं धुआं करना, और जिसका उद्देश्य होता है सूर्य की तरह तपकर हीरे की तरह चमकना। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1857 की क्रांति। तो इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल क्यूट देखेंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दाढ़ेगा। तो आइए दाढ़ते हुए 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से मतलब है कि क्रांति शब्द को समझते हैं। उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा विद्रोह। विद्रोह को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आंदोलन। तो सबसे पहले हम समझते हैं आंदोलन। ऐसा करते हैं कि तीनों चीजों को एक ही सीक्वेंस, एक ही लाइन में समझ लेते हैं। आंदोलन को समझते हैं सबसे पहले। यदि किसी भी एक विशेष वो चीज या किसी खास चीज के लिए यदि मांग की जाती है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। जब वह आंदोलन बहुत ही प्रगाढ़ विशाल रूप धारण कर लेता है, वह तोड़ फोड़ उसमें शुरू हो जाती है, सभी लोग रोड पर आ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, तो वह विद्रोह कहा जाता है। और जब विद्रोह के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है तो वह क्रांति कही जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घर का बंटवारा ले लेते हैं। यह घर का बंटवारा मान लीजिए कि दो औरतों के बीच एक विशेष चीज के लिए झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो इसके बाद उस झगड़ा के बाद उन लोगों में मारपीट होने लगी, झगड़ा झंटे होने लगा, झटौवल होने लगा। फिर इसके बाद बड़े लोगों बुजुर्गों लोगों के बीच एक विशेष प्रकार के सलाह दिया जाता है, और उसमें यह निकल कर आता है कि इन लोगों का घर का बंटवारा कर दिया जाए। तो जब दोनों लोगों के बीच एक विशेष मांग के लिए झगड़ा हो रही थी तो वह आंदोलन कहा जाएगा। और इसके बाद जब झगड़ा होने के बाद जटौवल हो रहा था तो वह विद्रोह कहा जाएगा। और इसके बाद जब अलगा हो गया, बंटवारा हो गया, तो उसे क्रांति कही जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ग्रुप डी एग्जाम निकालती है मार्च 2018 में, और उसका 2021 आ जाता है, एग्जाम नहीं कराती है। मान ले रहे हैं कि 2022 में एग्जाम कराती है, और हेन तेन करके 2025 लेकर चली जाती है, और 2025 में वह मेडिकल फिजिकल कराती है, और 2026 में कहती है कि हम ये वैकेंसी को रद्द करते हैं। तो क्या होगी? तब सभी विद्यार्थियों जो फार्म भरे रहेंगे उनके बीच एक क्रांति उत्पन्न हो जाएगी, क्रांति। और सभी लोग कहेंगे, ईटा लेकर के, पत्थर लेकर के बड़े बड़े ऑफिसों और बोर्ड ऑफिसों में पहुंच जाएंगे, और वहां पर अधिकारियों से मिलकर के उनका खोपड़ी फोड़ना शुरू कर देंगे। तो वह एक क्रांति उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे थे क्रांति, 1857 की क्रांति शब्द का मतलब देख लिए। अब ये 1857 क्रांति क्यों उत्पन्न हुई थी, उसके क्या क्या कारण रहे हैं, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, तकनीकी कारण, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक कारण क्या रहा है। सामाजिक कारण, तो इसमें 1857 की क्रांति होने का सामाजिक कारण क्या है उसे देख लेते हैं। तो इसमें है सती प्रथा। उस समय सती प्रथा था, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 का लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से। एक नरबलि प्रथा चलता था। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सती प्रथा, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं सती प्रथा क्या था। इसमें जो भी पुरुष मर जाते थे उनकी स्त्रियों को जिंदा ही उनके साथ जला दिया जाता था। यह बहुत बड़ी विडंबना है। कोई भी जिंदा ही आदमी को आप जला रहे हैं, ये हमारी धार्मिक संस्कार में बहुत ही बड़ी विडंबना थी, जो कि उस समय चल रहा था। अंग्रेज उसे समाप्त करते हैं, इसका भी एक कारण बन के आता है। दूसरा है बाल विवाह। मान लीजिए कोई 13 साल की लड़की है, उसकी शादी 40 साल के बुढ़वे के साथ हो जाती थी, और वह 40 साल का बुढ़वा अपनी पत्नी को, जो 13 साल की थी, उसे गोद में लेकर के जाता है और मेला दिखाने के लिए जाता है। ये ले लो,
मेला है, ले लो गुब्बारा ले लो, ए गुब्बारे वाले मेरी पत्नी को गुब्बारा दे दो, गुब्बारा दे दो। ऐसे मतलब अपने गोद में, जैसे नॉर्मली जानते हैं कि 10 साल 12 साल 13 साल का लड़का है तो उसे गोद में ले लिया जाता है। तो 40 साल का बुढ़वा है, 13 साल की लड़की है, उसके साथ शादी कराएंगे तो वो मेला ही ना दिखाएगा, क्या करेगा। तो इस प्रकार से उनकी शादी होती थी। यदि मान लीजिए 13 साल की लड़की है, उसकी जो शादी हो रही है ये 13 साल के लड़के से होती तो कुछ ठीक रहता था, लेकिन 40 साल की बुढ़वे से हो जाती थी। कितना बड़ा विडम्बना था। अंग्रेज सरकार इसे ख़त्म करते हैं, फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। देखिए, धार्मिक सुधार, आप कोई भी धार्मिक सुधार करेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ी ही दिक्कत होगी, उसमें झेलना पड़ेगा आपको, जो कि अंग्रेज़ों को झेलना पड़ा। अब आगे देखते हैं क्या है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। पहले विधवा क्या होता था कि यदि जो कोई भी पुरुष मर जाता था, उसकी जो पत्नी है वह विधवा बन जाती थी। पहले तो ऐसा कानून था, ऐसा कानून तो नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा भारतीयों की रूढ़िवादिता थी, यदि जो कोई भी पत्नी विधवा हो जाती है उसे गांव के एक अलग कोने में उनको रहने के लिए स्थान दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि यदि विधवा हो गई है तो उसे कोई नहीं देखेगा। यदि कोई भी व्यक्ति सुबह उठा और उसे देख लिया तो यह उसे अशुभ माना जाता था, उसे एक अलग जगह स्थान दिया जाता था। और उन्होंने ऐसे लोगों का क्या किया कि पुनर्विवाह, मतलब इनका फिर से विवाह कर दिया जाएगा। इसके विरुद्ध हो गए अंग्रेज। फिर इसके बाद आगे देखते हैं नर बलि प्रथा। ये बिहार में प्रचलित था नर बलि प्रथा। उसमें क्या होता था कि जो आदमी हैं उनकी बलि दे दी जाती थी। उसमें होता था कि जो बिहार के रहने वाले, प्रांत के रहने वाले लोग हैं, उनको उनके बीच एक कुश्ती कराई जाती थी। मान लीजिए 2 लोगों के बीच पहले कुश्ती कराई जाती थी, उसमें से एक जो हार जाता था और इसके बाद उसे दूसरे के साथ लड़ाया जाता था, फिर जो उसमें से हार जाता था उसे दूसरे से लड़ाया जाता था। इस प्रकार से करते करते जो लास्ट में हारता था उसे की बलि दे दी जाती थी, उसे जिंदा ही काट कर चढ़ा दिया जाता था। ये नर बलि प्रथा थी। और आगे है शिशुवध। शिशुवध में क्या है कि जो व्यक्ति, जो बच्चा यदि मान लीजिए जन्म ले रहा है, यदि लड़की जन्म हुई तो उसे 1 चम्मच नमक पिला करके उसे मार दिया जाता था। और यदि लड़का जन्म हुआ तो बहुत खुश हो जाता, चाहे लड़का काला हो चाहे विकलांग हो, कैसा भी हो, लेकिन लड़का तो लड़का होता था। उसे कहा जाता था कि घी के लड्डू टेढ़ो बलो, मतलब लड़का है तो कैसा भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, यदि लड़की हुई तो दिक्कत होता था। ये था हमारा सामाजिक सुधार। ये इन सबको अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था, जिसे इन लोगों को, भारतीय जो लोग थे उनको बहुत तकलीफ़ होती है और इन लोगों के अंदर धीरे धीरे खून में उबाल आने लगता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इसके बाद देखते हैं अगला कारण क्या है, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार क्या है, तो इसमें है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था। जो भारतीय किसान थे, जो जमींदार हुआ करते थे, उनको खेत दिया जाता था कि आप इतने लोगों को इससे खेती करवाइए। जो अपनी ज़मीन थी वह दूसरों को देते थे लीज पर, मान लीजिए किसी भी प्रकार से मान लीजिए, उनको दे दिया जाता था कि आप खेतों का जोतिए। और जो किसान खेत जोतते थे वह जमींदारों को 1/9 भाग दे देते थे और बाकी एक छोटा सा भाग बचता था, उसे किसान अपने पास रखते थे। और जब जब अंग्रेज सरकार आई और इसमें अस्थाई बंदोबस्त लाई तो उसमें यह हुआ कि जो किसान जितना खेत जोत रहे थे वह उनका हो गया। इससे भी जो जमींदार थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में इन्होंने क्या क्या लाया था, तो इन्होंने तकनीकी सुधार में पोस्ट ऑफिस, जिसे डाक खाना हम बोलेंगे, और इसके बाद रेल सेवा बोलेंगे, रेल सेवा। देखते हैं इसमें रेल सेवा क्या थी। रेल सेवा में आप देखे होंगे कि उसमें 2 सीटें होती हैं, एक अपर सीट, मिडिल सीट और नीचे सीट, 3 सीटें होती हैं। तो उसमें यदि मान लीजिए कोई पंडित जी है, ये ऊपर वाली सीट, नीचे वाली सीट पर पाए गए, और जो SC ST है वह ऊपर वाली सीट को पा गए।
तो पंडित जी को जब पता चल जाता है कि ये SC ST का है, किसी दलित से है, पिछड़े वर्ग से है, तो पंडित जी गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं कि यह हमारे ऊपर बैठेगा। तो वह कहते हैं SC ST वाले से आप नीचे आइए, बैठ जाइए। लेकिन SC ST वाला कहते हैं कि हमने रिजर्वेशन कराया है, हम यहीं पर बैठेंगे। तो वो पंडित जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, तुम नीचे हमारे बैठोगे, तुम ऊपर नहीं बैठ सकते हो। तो पंडित जी के इस बात से SC ST वाला TT को बुला लेता है। तो जब TT आता है तो कहता है कि अरे पंडित जी, आप नीचे बैठेंगे, आपका नीचे वाला सीट है, ये SC ST वाला, इसे ऊपर बैठने दो। तो पंडित जी कहते हैं नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम ऊपर बैठेंगे, हम नीचे नहीं बैठेंगे। तो आपस में नोक झोंक होती है। लेकिन पंडित जी का अंग्रेज कहते हैं कि देखो, गांधी जी को तो ट्रेन से उठा करके फेंक दिए थे, तुमको भी उठा करके फेंक देंगे, तो यदि रहना है तो नियम कानून से रहो। तो इस प्रकार से जो पंडित जी लोग भी थे, उन लोगों में भी असोयत फैलता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आग धधकने लगती है। तो ये सभी भी कारण 1857 की उत्तरदायी थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी धार्मिक या किसी भी जाति के लेकर के पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, बस एक समझाने का एक तौर तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तकनीकी सुधार हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, सामाजिक सुधार हो गया। और एक तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण क्या हुआ? तत्कालीन कारण, ये तत्कालीन कारण क्या है? जब लॉर्ड डलहौजी जी थे तो उन्होंने गोद प्रथा को समाप्त कर दिए थे, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में आ गई थी। नाना साहब का उन्होंने पेंशन बंद कर दिया था, इसलिए नाना साहब भी आ गए थे क्रांति के लिए। ये सभी तो कारण थे ही, लेकिन एक बहुत ही विशेष और प्रमुख कारण निकल के आता है, जो कि 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे जी थे। तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने, मंगल पांडे जी, इनफील्ड राइफल जो नई वाली आई थी, पहले तो चलती थी बेस फील्ड राइफल, लेकिन नई वाली जो राइफल आई थी वह इनफील्ड राइफल थी। तो इनफील्ड राइफल में क्या होता था कि गाय व सुअर की बनी हुई चर्बी को मुंह से खींचना होता था और खींच करके तब आपको गोली चलाना होता था। तो जबकि पहले ऐसा नहीं था। ऐसा अंग्रेज़ों ने क्यों किया? क्योंकि जो बेस फील्ड राइफल थी उस पर मूर्छा लग जाता था, लेकिन जो यह गाय व सुअर की जो चर्बी से बनी हुई गोली थी उस पर उसमें जंग नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने बनाया था। तो यह बात मंगल पांडे जी को पता चलती है। और कैसे पता चलती है? कि उन्हीं का एक सिपाही था जो कि भारतीय सिपाही था, जब एक बार जा रहा था तभी वह उसे एक दुर्गंध आती है। तो वह दुर्गंध आती है तो वह कारखाने में चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ी हुई हैं, सुअर हैं, गाय हैं, उनकी मांस चर्बी पड़ी हुई है। और आगे जब बढ़कर देखता है तो गोली बन रही थी और उस पर चर्बी लग रही थी। तो वो अपने जेब से गोली निकालता है और देखता है अरे यही चर्बिया वाली गोलियां हम भी चलाते हैं, अरे यह तो बनी हुई है, गाय की बनी हुई है और सुअर की बनी हुई है। बड़ा परेशान होता है और आकर के सभी बटालियन को बताता है। इसे मंगल पांडे जी को भी पता चलता है। इसे मंगल पांडे जी रिएक्ट करते हैं क्योंकि पंडित जी होते हैं। ये जो जानते हैं ना, कैप है, कैप का ढक्कन होता है ना, ये पंडित जी मान लीजिए, ये पंडित जी हैं और ये सभी लोग होते हैं। तो एक ढक्कन के रूप में होते हैं। ये जो कहेंगे वहीं सभी लोग बात मानते हैं। जब तक ढक्कन निकालेंगे नहीं तब तो कोई भी आप लिख नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसी धारणा पहले थी पंडित जी के लोगों के लिए। तो पंडित जी कहते हैं कि अरे ये सब तो हमसे गाय की चर्बी खिंचवा रहे हैं, इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे हाथ से कोई पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा। इससे मंगल पांडे जी काफ़ी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हमारे लिए हमारे हाथ से कोई पानी नहीं पिएगा। लेकिन उस समय जो अंग्रेज थे उनके सामने उन दोनों को गोली चला करके मार देते हैं। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है पूरी भरी हुई सभा में। फिर इसके बाद 30 मई 1857 को विद्रोह करने के लिए लक्ष्य रखा जाता है, जिसमें रोटी और कमल के फूल के माध्यम से एक दूसरे तक विद्रोह की भावना को पहुंचाया जाएगा। लेकिन भारत में कुछ लोग शराबी हैं, शराब पीते हैं। अंग्रेजों को थोड़ी इस विद्रोह का भनक लगता है, जिससे वह शराब पिलाकर भारतीयों से पूछते हैं कि आपने कौन सा विद्रोह करते हैं। तो शराब पीने के बाद आप शुद्ध सही बोलते हैं। तो वहीं भारतीयों के साथ भी हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ,
हम विद्रोह करने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ा विद्रोह करेंगे। अंग्रेज समझते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा विद्रोह करने वाले हैं, इसलिए जो भारतीय सैनिक थे उनको दूर दूर जगह जगह पर कर देते हैं। ये लोग जो 10,000, एक छावनी में जो 10,000 रहने वाले सैनिक थे उनको दूर दूर जगह कर दिया जाता है, जिससे वो 2,000 के सैनिकों के टुकड़े में बढ़ जाते हैं। इसको किस प्रकार से प्रारूप देना था, क्योंकि एक कमल और रोटी, जिसके पास संदेश जाएगा वह समझ जाएगा कि हाँ आप विद्रोह करने वाले हैं। तो देखिए अब विद्रोह में देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से भाग लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब तात्या साहब टोपे लिए थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लिए थे, और वाराणसी और लखनऊ से हमारे लियाकत अली जी लिए थे, जिनमें 25,000 रुपये का जुर्माना था। तो आइए क्रमशः लिखते हुए देख लेते हैं कौन कौन कहाँ से किया है। तो सबसे पहले लखनऊ देख लेते हैं, यल बना दे रहे हैं, समझ जाना लखनऊ से है। और इस लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, हजरत महल। और कानपुर से देखते हैं नाना साहब, कानपुर से कौन है, नाना साहब, जिन्हें तात्या टोपे भी कहा जाता है, साहब थे। और इसके बाद बात कर लेते हैं भागलपुर, बिहार, जगदीशपुर, ठीक है, भागलपुर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार में ही ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। और यहीं पर जगदीशपुर भी है, जगदीशपुर है। और ये सब कहाँ पे हैं, ये सभी के लिए कुंवर सिंह थे उत्तरदायी, यहाँ से इन्होंने अपना युद्ध शुरू किया था, कुंवर सिंह। और बात कर लेते हैं, तो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, भागलपुर हो गया। और इसके बाद झांसी से देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई थी। और इसके बाद फैजाबाद से देख लेते हैं, फैजाबाद, फैजाबाद में मोहम्मद अहमदुल्लाह रहे हैं, ठीक है। तो लखनऊ हो गया, कानपुर, भागलपुर, जगदीशपुर, झांसी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है तो आपको बता ही दिए, ठीक है। हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट है आपको बता दिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे लखनऊ से कौन भाग लिया था, तो बेगम हजरत महल ने। कानपुर से कौन भाग लिया था, तो नाना साहब ने। भागलपुर से, बिहार, जगदीशपुर से किसने भाग लिया था, तो कुंवर सिंह ने। झांसी से कौन भाग लिया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने। फैजाबाद से तो मोहम्मद अहमदुल्लाह ने भाग लिया था, ठीक है। तो इतनी सभी चीज़ें हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये क्यों 1857 की क्रांति का दमन हो गया, यानी सफल क्यों नहीं हुई, भारत को फिर 90 साल क्यों लग गया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, एक कारण इसका रहा है। क्योंकि देखिए ये झांसी की रानी है, इसलिए लड़ रही थी युद्ध, क्योंकि ये अपने इनके गोद लिए हुए पुत्र को इनको राजा नहीं बनाया जा रहा था। और नाना साहब, ये देखिए कहाँ है, नाना साहब गए कानपुर के, ये पेंशन इनको नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं बना रहे थे। ये लोग राष्ट्रवादिता के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लोग अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए जो बड़े कैटेगरी के हैं, जैसे ठाकुर में, इसके बाद राजपूत लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, ये लोग इस भाग में इसमें नहीं लाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, इनके प्रति देश की भावना नहीं थी। इसीलिए 1857 की जो क्रांति हुई विफल हो जाती है। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।